सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। 18 अगस्त 2018 मुल्क की सियासी तारीख में एक बड़ी तब्दीली। इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हलफ उठाया और आज इस हलफ को उठाए हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा, आज इन 2 सालों पर तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन भी बहस मुबाहिसे में मशगूल रही। पीटीआई के वज़रा ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक अवाम को आगाह किया तो दूसरी जानिब अपोजिशन खामोश तो न रहती। अपोजिशन की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिनमें हुकूमत की नाकामियों पर और नाअहलियों पर बात की गई, यानी नाकामियों का नाअहलियों का खुलकर जिक्र किया गया। अच्छा नाज़रीन, सियासत में तनकीद करना, एहतजाज करना, इस्लाह करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि सियासत में मुझे लगता है कि ये तमाम अनासिर लाजिम व मलजूम है। एक चीज़ जो सबसे अहम होती है वो आपने कभी सोचा क्या, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, वो ये कि बात करते हुए हकाइक को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तनकीद करते हुए ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि तनकीद ज़ाती ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो, मुल्क और कौम के लिए हो, ख्वाह वो तनकीद हुकूमत की जानिब से की जाए या फिर अपोजिशन की जानिब से। अच्छा, हमारे मुल्क में जब तनकीद शुरू की जाती है तो चोर डाकू से शुरू होती है और ख़त्म होती है एहतजाज की धमकियों पर। हमारे मुल्क में जब तनकीद शुरू की जाती है तो सड़कों पर घसीटने से शुरू होती है और ख़त्म होती है पेट फाड़ने पर। हमारे मुल्क में तनकीद होती है तो शुरू होती है गद्दार वतन के फतवों से और ख़त्म होती है तौहीन मज़हब के फतवों पर। हमारे मुल्क में तनकीद का मयार मोदी का यार है और मुखालिफ गद्दार है। हमारे मुल्क में तनकीद सियासी से ज़्यादा, अफसोस के साथ कहूँगी कि ज़ाती होती, ज़ाती। तो यकीनी तौर पे फिर उसका नतीजा कुछ अच्छा तो नहीं निकलेगा, हौसला अफजा तो नहीं निकलेगा ना, और ना ही निकला। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हुए। एक तरफ शादियाने बजे, दूसरी जानिब मातम हुआ। एक जानिब लड्डू खाए गए, दूसरी जानिब मुल्क की हालत इज़ार पर मरसिये सुनाए गए। कुछ लोगों ने मुल्क की समत को सही करार दिया और खुशियाँ मनाई, तो कुछ लोगों ने मुल्क की तबाहाली पर सोग का ऐलान किया। 2 सालों में हुकूमत ने क्या सही किया, क्या गलत, इस पर पूरे 5 साल बहस होती रहेगी, बल्कि 5 साल बाद भी यही बहस जारी रहेगी, क्योंकि हुकूमत पर तनकीद करना अपोजिशन का फ़र्ज़ भी है और हक भी है। लेकिन जो तनकीद कर रहा है वो तनकीद क्यों कर रहा है? तनकीद बराए इस्लाह कर रहा है या फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है? और जो तनकीद कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल, जो तनकीद कर रहा है नाजरीन, क्या उसने वो तमाम काम कर दिए थे जो मौजूदा हुकूमत करने से कासिर नज़र आई? जो तनकीद कर रहा है उसने इस मुल्क पर कितनी बार हुकूमत की और उसके दौरे हुकूमत में मुल्क की माशी और माशरती हालत क्या रही, कैसे बेहतर रही, जिन पर वो तनकीद कर रहा है? जो तनकीद कर रहा है क्या वो खुद भी हाकिम है? क्या हुकूमत में उसका भी हिस्सा है? और जहाँ उसकी हुकूमत है उस सूबे, उस इलाके का हाल क्या है, उस पर भी तनकीद करे? फिर खुद हुकूमत के अपने दावे कितने दुरुस्त हैं, कितने सही साबित हुए? ये वो सवालात हैं जो हर आम फर्द के जहन में मौजूद हैं और होने भी चाहिए। तो फिर आइए देखते हैं मौजूदा हुकूमत के 2 सालों की कारकर्दगी पर तनकीद करने वाले कौन हैं और वह तनकीद किन चीज़ों पर, किन बातों पर, किन इक़दामात पर, किन फ़ैसलों पर, और सबसे बड़ी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 साल में नालायक, नाअहल और चोर हुकूमती टोला जो इस वक्त पाकिस्तान पे आरटीएस को बिठा के मुसल्लत किया गया है, उसने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान की आवाम ने झूठ सुनने का रिकॉर्ड कायम किया। आज पाकिस्तान की आवाम के घर चूल्हा नहीं जल रहा। आज पाकिस्तान की आवाम के घर 3 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। आज पाकिस्तान की आवाम के घर रोजगार नहीं है। पिछले 2 साल में मुल्क को जिस माशी तबाही, भूख और अफलास के धाने पे खड़ा कर दिया इस नालायक, नाअहल और चोर टोले ने, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अच्छा जी, सुना आपने इन खातून को। अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की का अंदाज़ आपको पता है सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है, सिर्फ एक बात, कि वो मुल्क मकरूज़ है या फिर कर्जा देने के काबिल है।
1999 में 1999 में पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 39 अरब डॉलर तक पहुंच गया था और पाकिस्तान सूद की अदायगी के काबिल भी नहीं था। सादा अल्फाज में हम दिवालिया होने के करीब थे। ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ साहब से इक़्तिदार लिया गया था, यानी नवाज शरीफ साहब अपने दूसरे दौरे हुकूमत में भी मुल्क और कौम को अरबों का मकरूज करके फ़रार हो गए। फ़रार बाकायदा तौर पर डील की और बैरून मुल्क जाकर आराम फरमाने लगे, जिसको क्या कहते थे वो जिला वतनी कहते रहे। अब इसका मतलब है कि आज भी नवाज शरीफ साहब शायद नवाज शरीफ के मुताबिक जिला वतन ही है, क्योंकि इस बार भी वो अपनी मर्ज़ी से, बल्कि मर्ज़ी नहीं पुरज़ोर ख्वाहिश कह लें, पुरज़ोर ख्वाहिश पर फरमाइश पर लंदन गए, जिसे बाद में आकर वो आराम से कह देंगे जिला वतनी का नाम दे देंगे। कहेंगे कि उनको आवाम से जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत दूर रखा गया और मुल्क से दूर रखा गया। वो बहुत इज़्तिराब में थे, बहुत परेशान थे, वो आना चाहते थे लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा था और उनको ज़बरदस्ती बांधकर जहाज़ में डाल दिया गया और लंदन पहुंचा दिया गया। जब नवाज शरीफ साहब ने तीसरी बार इक़्तिदार हासिल किया और अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी की, और उस वक्त भी मुल्क 30,000 अरब का मकरूज था, सड़कें और इमारतें तक गिरवी थीं। अब रही बात अवाम के झूठ सुनने की, तो माजरत के साथ इस मुल्क के अवाम ने झूठ के अलावा और सुना ही क्या है सियासतदानों से। जो सियासत करता है वो इक़्तिदार में आने से पहले वादे करता है, बड़े बड़े दावे करता है, और इक़्तिदार में आने के बाद उसके कई वादे कई दावे झूठ में तब्दील हो जाते। ये तो हमारी सियासत का आप समझ रहे कि रिवाज है, रिवायत कह लें, रिवाज कह लें, जो आपका दिल चाहे वो कह लें, कि इक़्तिदार में आने से पहले बुलंदो बांग दावे करो और इक़्तिदार में आने के बाद भूल जाओ, फरामोश कर दो। इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है, पुराना है, बेचारी है। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये तो ये बात ऐसे बता रही हैं जैसे वो कोई क्या कहते हैं कि इंकशाफ कर रही हूँ, बात ना बता रही हूँ, इंकशाफ कर रही हूँ। अवाम तो झूठ सुनने की आदी है। क्या दावे सिर्फ इमरान खान ने किए हैं मरियम साहिबा? और मरियम साहिबा के जो कायदे मोहतरम है, उन्होंने भी इक़्तिदार हासिल करने से पहले कई दावे किए थे, कई वादे किए थे। अगर याद नहीं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, ज़रा याद करवा दें, रज़ा क्लिप चलाइए। यहाँ का एक शानदार अस्पताल शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, जिसमें नवाज शरीफ के अलावा सबका इलाज हो सकता था। नवाज शरीफ कर्ज़ों पर कर्जा लेकर कौम के कदमों में निछावर करके ऐसे गए कि वापस आने का फिर नाम ही नहीं ले रहे, और अवाम बेचारे क्या करते? ज़ाहिर बात है आज वो निछावर की गई रकम ढूंढ रहे हैं कि कहीं से अगर वो मिल गई ना निछावर की गई रकम, तो उनका भी भला हो जाए शायद, लेकिन मिल नहीं रही रकम। मसला ये हमारे मुल्क की सियासत में दावे करना, वादे करना, मैंने पहले भी कहा कि कोई नई बात नहीं है, अवाम आदी हो चुके हैं। अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा के कायदीन के दावों पर, वादों पर ही बात कर ली जाए, तो फिर बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत से दावे ऐसे हैं कि कौन कौन फेस करेगा और कौन कौन जस्टिफाइड करेगा। आपको याद होगा जरदारी साहब का पेट भी फाड़ा जा चुका होता अगर दावे सही होते इनके कायदीन के, उनको सड़कों पर भी घसीटा जा चुका होता, स्विस बैंक में पड़ी अरबों की रकम से आधा कर्जा भी उतारा जा चुका होता। मैं कह रही हूँ उतारा जा चुका होता। मुल्क के चप्पे चप्पे में, बल्कि घरों के अंदर भी सड़कें और अंडर बाईपासेस भी तामीर हो चुके होते। पत्थर उठाओ तो मेट्रो चलती दिखाई देती। हर जलसे के बाद उस इलाके में एक यूनिवर्सिटी तामीर हो चुकी होती। स्कूल कॉलेज की मैं बात नहीं करी, बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करी। बड़े लोग बड़ी यूनिवर्सिटी बनाते और इतनी यूनिवर्सिटियाँ होती कि आप गिनते रह जाते। जनूबी पंजाब सूबा बन चुका होता। साफ पीने का पानी इतनी मिकदार में मैसर होता कि लोग उसको सिर्फ पीते नहीं बल्कि उससे नहाते भी। मिकदार इतनी होती क्योंकि 56 कंपनियां बनाई गई थी साफ पीने के पानी के नाम पर, साफ पीने के पानी पर। पाकिस्तान उल्टा मेरे ख्याल से IMF को कर्जे दे रहा होता, रोजगारी के मौके ज़्यादा हो रहे होते, इतने मौके होते और कि ज़रूरतमंद काम हो जाते। बिजली की पैदावार इतनी ज़्यादा मिकदार में होती कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे के साथ साथ पाकिस्तान ईरान बिजली का मंसूबा भी बन जाता, जिसमें पाकिस्तान ईरान को शायद बिजली फराहम करता। क्योंकि दावे तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपके कायदे मोहतरम ने कुछ इसी तरह बढ़ चढ़ कर किए थे। इस पर बात करना ही मेरे ख्याल से बेकार था, वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ था, वक्त का ज़िया था। हर सियासी जमात हुकूमत में आने से पहले, अफसोस के साथ कहूँ, सियासी जमात किस की बात करूँ, किसकी बात छोड़ूँ, हर सियासी जमात इक़्तिदार में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले कुछ इसी किस्म के झूठे दावे करती है।
अभी मैं आपको झूठा कह रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है आपको झूठा कहते हुए, लेकिन जब आप बातें जो करेंगे, दावे करेंगे, वादे करेंगे, पूरे नहीं करेंगे, तो फिर झूठा ही सुनेंगे ना अपने आप। जिस किस्म के आप दावे करते रहे उसी किस्म के दावे तहरीक इंसाफ ने किए। आप लोग तो खुद कहते हैं वो नई नवेली दुल्हन की तरह सियासत में उन्होंने आप जैसे मंजे हुए लोगों से सीखा होगा, तो जाहिर बात ट्रेंड था, वहाँ से कुछ तो पिक किया होगा, कुछ तो सीखा होगा। जैसे दावे आपके कायदीन करते रहे, जैसे दावे आप लोग इतनी मंजी हुई पार्टियाँ करते रहे, जैसे वादे करते रहे, तहरीक इंसाफ ने भी कुछ ऐसा ही किया। और रही बात भूख और अफलास की, तो एहतजाज आपके दौरे हुकूमत में क्या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। करप्शन क्या आपके दौरे हुकूमत में नहीं होती रही। चोर लुटेरा आप लोगों को कहा गया। खुदकुशियाँ, फाके क्या आपके दौरे हुकूमत में पेश नहीं आते थे? आपके दौरे हुकूमत में कोई फाके नहीं करता था? खुदकुशियों के वाक़यात पेश नहीं आते थे। कर्जा आप लोग भी मुसलसल देते रहे। कब कर्जे के बगैर आप लोग मुल्क को चलाते रहे? और मंसूबों के फीते जितने आप लोगों ने काटे शायद किसी ने भी ना काटे हों। ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसा क्या बोलूँ, सफ़ेद हाथी मेरे ख्याल से सही है ना, आप लोगों की देन है। एक और क्लिप है रजा इनका, ज़रा वो भी चलाइएगा। कहानी शुरू हुई 90 दिन से, फिर वो आई 100 दिन के प्लान पे, फिर वो आई 1 साल के प्लान पर, और अब 2 साल मुकम्मल होने पर एक भी वादा मुकम्मल नहीं, एक भी कमिटमेंट मुकम्मल नहीं, और सिर्फ हर वादे पे झूठ, हर कमिटमेंट पे यू टर्न की फखरिया पेशकश मौजूदा हुकूमत की जारी। अच्छा, इस बात में कोई दो राय ही नहीं है कि खान साहब ने जितने बड़े बड़े दावे किए हैं वो उनके लिए उनके दावे ही उनके सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं। कहते थे कि तैयारी पूरी है, टीम भी मुकम्मल है, बस इक़्तिदार मिले तो यूं काम करेंगे, यूं। अब माना के मसाइल मौजूद थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मसाइल बहुत मौजूद थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन दावे करने की भी क्या ज़रूरत थी? दावे भी इतने ना किए जाते। अब इतना ज़्यादा पूर्व उम्मीद भी खान साहब ने नहीं करना था ना फिर बेचारी अवाम को। अब अवाम किससे पूछे? उन्हीं से पूछेगी ना जिन्होंने इतनी उम्मीदें दिलाई थी कि मिल जाए एक दफ़ा इक़्तिदार, यूं तब्दील करेंगे पाकिस्तान को, यूं। लेकिन आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अपने मुखालिफिन की 2 साल हुकूमत की ये कहानी याद किए हुए हैं हमारे सियासतदान। अपनी कहानियाँ भी सुनाएं ज़रा। एक बात पहले ज़रा समझ लीजिए, मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करना बिल्कुल बजाय, ये मैं अपोजिशन से बात कर रही हूँ, मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करना बिल्कुल बजाय, उसके फैसलों पर तनकीद करना अपोजिशन का हक भी है, बल्कि फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मेरी नज़र में अच्छी अपोजिशन होती वो है जो तनकीद करे हुकूमत पर, उनकी एक एक गलती को पकड़े, उस पर तनकीद करे खुल के, लेकिन साथ को सोलूशन भी बताए ना। कोई ऐसी तनकीद करे ना जो तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो कि बस टाइम पास करना, तनकीद करनी, बस कह दिया, कह के चले गए, बाद में खुद ही सेलिब्रेट करते रहे कि देखें जी मैंने ज़्यादा बातें सुनाई, आपने ज़्यादा बातें सुनाई। कोई आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स की बात करें, सोलूशन की बात करें, कोई सोलूशन प्रोवाइड करें कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, फिर हम भी माने कि बड़ी मोहब्बत है आपको वतन से, कौम से। लेकिन वो शख्स तनकीद करे, सबसे बढ़ के तनकीद वो शख्स करे जिसने खुद वो काम ना किया हो। मेरा इन लोगों से यकीन जानने इख्तिलाफ ही इस बात पर होता है कि भाई जो काम आप लोग करते चले आ रहे हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं, उसी काम पर आप तनकीद कर रहे हैं, और उसी पर आप ऐसे तनकीद कर रहे हैं जैसे आप लोगों ने ना कभी सोचा उस काम के बारे में, करना तो दूर की बात, आपने कभी सोचा ही नहीं, तो किया कैसे होगा? आपने हुकूमत की 2 साल कहानी सुनाई, अब ज़रा अपनी कहानी भी बताइए। कहानी शुरू होती है 1981 से, 1981, जब नवाज शरीफ को जो है ना ज़िया-उल-हक की काबीना का वज़ीर ख़जाना बनाया गया। शुरुआत ही ख़जाने से की भाई, क्या बात है नवाज शरीफ साहब। फिर 1985, 1985 में उन्हें वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, बड़े सूबे का वज़ीर आला। फिर ये कहानी रुकी नहीं बल्कि चलती रही। इस कहानी में नशेब व फराज आते गए, मगर इस कहानी में 3 बार का इक़्तिदार आया, 3 बार। किस्मत वालों को मिलता है इतना इक़्तिदार वैसे, 3 बार, 30 सालों की हुकूमत आई, 3 डेकेड्स। अब इस कहानी में सिवाय अवाम के और तमाम चीज़ें मौजूद थीं। इस कहानी में जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात थी वो ये थी कि जब जब मुल्क मकरूज़ हुआ, कहानी का जो मरकज़ी किरदार है, या मरकज़ी किरदार बहुत ज़्यादा प्लूरल, कहानी के मरकज़ी किरदारों के बिज़नेस और उनके असासे दुगने होते गए, बढ़ते चले गए। अब 3 बार इक़्तिदार की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा भी ज़रा सुन लीजिए। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की फैमिली समेत 20 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें इंकशाफ क्या किया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने अहले खाना की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा निज़ाम तैयार किया
और आमदन से ज़ायद असासे बनाए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज ने अहले खाना, फ्रंटमैनों, मुलाजमीन और बेनामीदारों की मिली भगत से मनी लॉन्ड्रिंग की है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की जो जनवरी 2018 की रिपोर्ट है उसमें शहबाज शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में मशकूक तरसीलात का इंकशाफ हुआ। शहबाज शरीफ और जो दीगर मुलजिमों ने 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, इन्होंने 2008 से 2018 के दौरान 9 सनती यूनिट कायम किए। मुलजिम हारून यूसुफ, मियाँ शहबाज शरीफ का दामाद, और हारून यूसुफ एंड यूसुफ जनरल ट्रेडिंग जो कंपनी है वो चला रहा है। अब मुलजिम हारून यूसुफ पर 22 करोड़ 25 लाख 91 हज़ार रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। 17 अप्रैल 2019 तक के FBI रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम हारून यूसुफ के पास कोई ज़राए आमदन ही नहीं थे। शहबाज शरीफ ने 1990 में अवामी नुमाइंदे के तौर पर अपने और अपने अहले खाना के 21 लाख रुपए के असासे ज़ाहिर किए, और शहबाज शरीफ ने 1998 में 1998 में अपने और कमसिन बच्चों सलमान शहबाज, राबिया शहबाज और जवेरिया अली के नाम पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए कैश जाहिर किए। अब 2018 में शहबाज शरीफ के ज़ाहिर और गैर ज़ाहिर शुदा असासों की मालियत 5 अरब और 96 करोड़ 60 लाख रुपए तक जा पहुंची। अब 2018 के ही दौरान हमजा शहबाज की जो एक रमज़ान शुगर मिल्स के असासों में 4156% इजाफा हुआ। 4156% इजाफा। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के असासों की जो मालियत है ताहाल 7 अरब 32 करोड़ तक पहुंच गई है। पाकिस्तान कर्ज़ों में डूब रहा था, अंदरूनी बैरूनी कर्ज़े मुल्क पर चढ़ रहे थे, सरकारी इदारे तबाही की जानिब जा रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब के असासों में इतना इजाफा होता चला गया, हैरत का इजहार किया जा सकता। शहबाज शरीफ 1997 में और 2008 से 2018 तक एक बार कुछ अरसे और 2 बार मुकम्मल अरसे के लिए पंजाब के वज़ीर आला पंजाब रहे। पंजाब के वज़ीर आला यानी वज़ीर आला पंजाब रहे। पंजाब को तबाहल कर दिया, मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया, आवाम को कर्ज़ों में झोंक दिया, मगर खुद के असास से बढ़ते चले गए। अब यही पूछ सकती हूँ शहबाज शरीफ साहब कैसे, हैरत का इजहार किया जा सकता है। एक शख्स जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसकी क़यादत में मुल्क मुआशी तौर पर डूब जाए और उसकी अपनी जायदाद बढ़ती चली जाए, उससे भी ये पूछा जा सकता है मियाँ साहब कैसे। एक शख्स मुल्क के बड़े सूबे का वज़ीर आला है, उसके दौरे हुकूमत में सूबे में कोई इनकलाबी इस्लाहात ना हुई हो, तवील हुक्मरानी के बावजूद वो शख्स अपने सूबे को मिसाली ना बना सका हो, बल्कि उसके सूबे में कई सौ मसाइल मौजूद हों, उसके दौरे हुकूमत में सूबा जो है वो तनज़ुली की जानिब जा रहा हो, लेकिन उसके ज़ाती असासे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे, ये पूछ सकते हैं कैसे। एक मुल्क का वज़ीर ख़जाना जिसने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया, रुपये की कदर को ज़बरदस्ती बरकरार रखने के लिए मुल्क से डॉलर्स ही ख़त्म कर दी, मुल्क को कर्ज़ों से निकालने के बजाय मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया। उसके असासों में उसके जो अपने इतने इजाफे असासों में कि बंदा सोचता ही रह जाए कि कैसे, ये समझ से बाहर। अब ये रेफरेंस क्या है, कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, इसका फ़ैसला बाद में होगा। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा को याद रहना चाहिए कि उनकी तवील कहानी में इस तरह के कितने उतार चढ़ाव आए हैं। इमरान खान की हुकूमती कहानी महज 2 साल है, और आप लोग अपनी कहानी का हिसाब अगर दें तो 30 साल कम अरसा नहीं है। 30 साल का कंपैरिजन कर लें 2 साल से, 30 साल और 2 साल मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। अब इन्हीं की एक इत्तेहादी जमात है, उसकी एक रुकन जिनका नाम है मोहतरमा नफीसा शाह, वो भी कुछ कह रही हैं, ज़रा सुनिए। 2013 में आटे की कीमत क्या थी, इस वक्त आटे की कीमत क्या है, 100% इजाफा है। 2013 में हमारी हुकूमत जिस नहज पर हमने हुकूमत छोड़ी, इसी तरीके से चीनी की कीमत उस वक्त क्या थी, और वो अगेन अबाउट 70-80% उसमें इंक्रीज हुआ है। पेट्रोल की कीमतें उस वक्त बैनुल अक़वामी कीमतें जो हैं आज की कीमत से 3 गुना ज्यादा थीं, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत इस मुल्क में इस वक्त से 40-50% कम थी। मोहतरमा कहती हैं कि इन्होंने जब हुकूमत छोड़ी तो मुल्क की सूरत हाल बहुत बेहतर थी, फिर हुकूमत इनको क्यों ना दोबारा मिली, ये एक अहम सवाल है। क्या इनके खिलाफ भी साजिश की गई थी? तो दूसरा अहम सवाल,
क्योंकि 2013 के इंतखाबात पर भी आसिफ अली जरदारी साहब ने सवालात तो उठाए थे और यकीनी तौर पे जब हुकूमत इतनी बेहतर थी तो इक़्तिदार जो है वो इनके पास से गया कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी अहम बात कि आज इन इत्तेहादी जमात की जब मैं बात करूँ, ये दोनों जमातें एक दूसरे के बारे में क्या राय रखती हैं, इंसान हैरत में मुब्तला होता चला जाता है। एहसन इकबाल साहब का एक क्लिप है, ज़रा चलाइएगा रज़ा। हमने इस मुल्क को बनाया है, मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की तामीर की है। हमें 2013 में लुटा पुटा पाकिस्तान मिला था जिसमें 18 घंटे बिजली नहीं होती थी। खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा कौन जानता है कि कोई दिन नहीं गुज़रता था जब खुदकुश बमबार फटता था और दर्जनों हमारे बेगुनाह शहरियों को कौन सही है कौन गलत है, किसने हुकूमत बेहतरीन की, किसने बदतरीन की, कौन से इंतखाबात शफाफ थे, कौन से गैर शफाफ थे, किसकी तनकीद बजा है, किसकी तनकीद बेजा है, समझ ही नहीं आता बेचारी अवाम को। जिसको देखें उसकी कहानी अलग दिखाई देती है, एक ही कहानी, और अपने अपने अंदाज में वो कहानी सुनाते रहते हैं। यहाँ तक कि उसकी कहानी सुनाने का अंदाज भी एक ही दिखाई दे रहा होता है। पीपल्स पार्टी और सिंध के 12 साल, इसके बावजूद वो इक़्तिदार चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार 3 बार, मुल्क का जो हाल रहा है, जो किया गया मुल्क का हाल, वो किसी से ढका छुपा नहीं, इसके बावजूद इक़्तिदार चाहते हैं। इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत के 2 साल, अभी तक कुछ ख़ास नहीं किया, लेकिन इतना मायूस भी नहीं किया जितनी मायूसी मरियम औरंगज़ेब साहिबा के चेहरे से टपक रही थी। तनकीद करना बीबी गलत नहीं है, करें आप, लेकिन कम अज़ कम उन बातों पे कीजिए जो माजी में आप लोगों ने, आपके कायदीन ने, आपके बड़ों ने ना की हो। फिर तनकीद आपके मुँह से होती हुई अच्छी भी लगेगी। जब आप लोग वही काम करते रहे और बढ़ चढ़ कर करते रहे, फिर आप तनकीद करेंगी तो फिर आवाम तो ये कहेगी ना कि बीबी बस करें, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर साजिश का आगाज़ किया जा चुका है और साजिश का मकाम अफ़गानिस्तान। कलअदम तहरीक तालिबान को एक बार फिर मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की हालिया कामयाबियाँ दुश्मन के लिए यकीनी तौर पे ख़तरा बन चुकी हैं। इसलिए पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का मंसूबा सरहद पार से बनाया जा रहा है। इस पर बात करूंगी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में दिफाई तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबियों को सबूताज करने की एक बड़ी मनसूबाबंदी है? असल में ये साजिश और ये जो आपने जिस चीज़ का मेंशन किया अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की खड़ी की गई थी और उसके अंदर जो कुछ अमेरिकन ने, जो CIA ने जितना पंप किया और उसके बाद फिर उन्होंने रॉ को और मुसैद को और NDS को लूप में लेके एक बहुत बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था पाकिस्तान के अंदर शोरिश फैलाने का, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एंगेज करने का, उनको इंटेंगल करने का। और आपने देखा इसमें वो यहाँ पे कुछ ऐसी तंजीमें बनी जो लोकल पश्तूनों की नहीं थी। उनके अंदर उज़्बेक्स थे, उनके अंदर चेचन्स थे, उनके अंदर अरब्स थे, उनके अंदर इजिप्शियंस थे, उनके अंदर हर जो बोली बोलने वाला दहशतगर्द था वो उसके अंदर मौजूद था, जिसको अमेरिकन इस इलाके में, CIA इस इलाके में लेके आई थी जिहाद के नाम। तो ये तो एक ऐसी तंजीम है CIA, दुनिया की बदनाम ज़माना, जिसने न सिर्फ अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है, बल्कि इसने तो लीबिया को तबाह किया, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया। अब इसी तरह यहाँ पे दूसरा उनको जो एक पार्टनर मिल गया, दहशतगर्द पार्टनर मिल गया, वो मिल गया नरेंद्र मोदी और मिल गया अजीत कुमार डेविल। और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी वो बिकाऊ हुकूमत रही है हमेशा, चाहे वो अशरफ गनी की हो, चाहे वो अहमद करजई की। वो डॉलरों पे पलते हैं, फ़कीर लोग हैं, भीख मांगते हैं और सूट पहनते हैं उससे, और वहाँ पे जाके क्लेम करते हैं कि जी हम बहुत बड़े अफगान हैं। उनकी अपनी हैसियत तो है कोई नहीं, क्योंकि अफगानियों ने तो उनको इलेक्ट किया नहीं है। उनको वो पपेट हैं, बड़ी बड़ी ताकतों के पपेट हैं, बड़ी बड़ी ताकतों के एजेंट रहे हैं। और ये जो एजेंट नुमा लीडरशिप है, जिसमें नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा कमीना
और जलील दहशतगर्द है, और उसके साथ एक शैतान नुमा इब्लीस मिल गया है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। उन्होंने पूरे खित्ते के अमन को CIA और मोसाद के साथ मिलकर तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। इससे पहले भी कोशिश की गई, और ये तहरीक 27 ग्रुप थे, कोई अपना दहशतगर्द ग्रुप थे जो नॉर्थ वजिस्तान, साउथ वजिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। अब ये जो भारत हम कह सकते हैं कि पानी की तरह पैसा बहा रहा है, पैसा फेंक रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, इससे भारत क्या हासिल कर लेगा? हासिल क्या करना चाहता है भारत? क्या इनके जहन में? हासिल नहीं कर लिया भारत ने। यहाँ पे एक तंजीम है, वो क्या TS, वो क्या है अपना PTN खड़ी कर दी। यहाँ पे गद्दार किस्म के लोग जो है असम्बलियों में भिजवा दिए। उन्होंने किसके पैसे से इलेक्शन लड़ा है? वो मोहसिन दावड़ और अली वजीर जो हैं, वो किसके नुमाइंदे हैं? वो क्या अपना पश्तूनों के नुमाइंदे हैं? वो तो अफगानियों के नुमाइंदे हैं, इंडियंस के नुमाइंदे हैं। वो क्या करते हैं अफगानिस्तान में जाके जब उनको हेलीकॉप्टर की ट्रीटमेंट दी जाती है? वो जो NDS का चीफ जिन्होंने उसको रिसीव किया था उसको मार दिया गया, बम ब्लास्ट में मार दिया, आपको पता है, जो NDS का चीफ था। तो ये गेन किया है ना उन्होंने कि उन्होंने आपके मुल्क में मोहसिन दावड़ और ये रजी वजीर जैसे लोग पैदा कर दिए जो पश्तूनों को भी बदनाम करते हैं। पश्तूनों को भी खड़ा होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ ना, जो पूरे के पूरे पश्तून कम्युनिटी के नाम पे धब्बा लगाते हैं, ये जो कंडक्टर किस्म के थर्ड क्लास लोग हैं। इसका मोहसिन दावड़ का भाई इनका कह रहे हैं इनको खड़ा होना चाहिए, वो तो बेचारे मासूम हैं, उनकी मासूमियत का तो फायदा उठा रहे हैं ऐसे लोग। वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हीं का फायदा उठाया जा रहा है। कौन मासूम है? कोई मासूम नहीं है। इनको समझते हैं कि शायद इनके हकूक के लिए खड़े हुए बहुत से लोग ऐसा नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं पश्तूनों की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और ऐसे लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं जैसे ये शायद वतन के बहुत सगे हैं, लेकिन वो लोग इनको समझ नहीं पा रहे, वो इनके हाथों में खेल रहे हैं। मैं मोहसिन दावड़ को मासूम नहीं कह रही, मैं ये कह रहा हूँ कि पश्तून तो बहुत कमिटेड लोग हैं, जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, जितनी भी मैं पश्तूनों को मासूम कह रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो दो नमूने पैदा हुए हैं, ये जो पेड एजेंट हैं, बिल्कुल बेशर्मों को, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। और दूसरी बात ये कि ब्रिगेडियर साहब आपका जुमला मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा ना, कि भारत आप कह रहे फंडिंग कर रहा है, भारत ऐसे लोगों को सामने लेकर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे लोग असेंबलियों तक जा पहुंचे। यानी भारत की यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसमें हमारे भी कसूर है ना, हमारी पॉलिसीज का भी कसूर है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि जी ऐसे लोग शायद अपना अगर उनको इलेक्ट रह जाए तो वो राय रास्त पे आ जाए। ये आपको इंसान की मेंटल कैपेबिलिटी देखनी चाहिए। एक कंडक्टर की, एक जो हाकर होता है ना, जो सड़क अपना अड्डे पे खड़े होकर बसों की आवाज़ लगा रहा है, उसकी मेंटालिटी कभी चेंज हो सकती है। वो तो बिकाऊ आदमी है। आप बिकाऊ आदमी सेलेक्ट करते हैं, उनको से वो असम्बलियों में आते हैं तो वो पूरे की पूरी कौम जो है तो उसको बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में जितनी कमिटमेंट, जितनी डिटर्मिनेशन, जितनी कुर्बानियाँ हमारी कबायली इलाके के लोगों की हैं और KPK में रहने वालों के लोग की, वो एजाज खान को दुनिया याद करती है, बच्चा जिसने इतना बड़ा, तो इस किस्म के लोग हैं वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत ये जो पेड एजेंट हैं, ये जो भिखारी हैं, ये जो दुश्मन के पैसे के ऊपर पलते हैं, इनके अंदर शर्म नहीं है। ये लोग हैं जो बदनाम करते हैं कि पूरी की पूरे ट्राइब को बदनाम करते हैं। तो शर्म होती तो दुश्मन के हाथों में खेल रहे होते हैं। ये नहीं रखेंगे तो यहाँ पे और अजीत कुमार डेविल पैदा होंगे, यहाँ पे और गद्दार वतन पैदा होंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं अपना सवाल जरा दोबारा दोहराऊंगी, प्लीज जरा समझाने की कोशिश की कि आम शख्स जो है, आम इंसान है, आम पाकिस्तानी जो है, वो जो आपको सुन रहा है, आपकी बात सुन रहा है, वो ये जानना चाहेगा ना कि जिस तरह NDS हो गई, रॉ होगी, इनकी सरमायाकारी क्या कोई फायदा देगी भारत को? क्या फायदा होगा इनको? क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आसान है पाकिस्तान को तोड़ना? नहीं, चंद किराए के लोगों को खरीदने से पाकिस्तान को तोड़ लेंगे ये लोग? नाउज़ुबिल्लाह, पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह इट हैज़ कम टू स्टे। ये अल्लाह मियाँ ने, एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की सोच ने इस ये खित्ता हमको अदा किया है, और ये उन्होंने ही सोचा था, और अल्लाह ताला की मेहरबानी की थी, अल्लाह ताला का करम था कि आज हम कम से कम गाय का गोश्त तो खा सकते हैं। आप उन लोगों से पूछे जिन लोगों को लिंच किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो हम, लेकिन ये जो दरारें लगाते हैं ना आपकी दीवारों में, ये इस किस्म के लोग होते हैं जो दीवारों में दरारें लगाते हैं, क्योंकि इनका ना कोई दीन है,
ना इनका कोई ईमान है, ना इनकी कोई एथनिसिटी है, ना इनका। तो लोगों को कॉशन होना चाहिए कि वो किस किस्म के लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। ये सारे पेड एजेंट हैं। कोई CIA पे करती है, किसी को रॉ पे करती है, किसी को मुसैद पे करती है, किसी को NDS, और उसके सबूत मौजूद हैं। यानी जब आप जाते हैं हेलीकॉप्टर में, वहां जाके फिर रहे होते हैं NDS चीफ के साथ, तो वो क्या आपको अपना लेक्चर सुना रहा होता? वो यही कह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जाके वहां पे ये काम करो, वहां पे फौज को बदनाम करो, वहां पे पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करो। इसी तरह वो यार मरी और वो जो अपना मुफ्ती है, वो क्या कर रहे हैं बाहर? वो जाके गांधी की समाधि पे। तो पाकिस्तान वैसे मैं किस लफ्ज का इस्तेमाल करूं बिगड़ साहब, मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है, मैं किस लफ्ज का इस्तेमाल करूं कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी हुब्बुल वतनी का सौदा कर लेते हैं, जो वतन से मोहब्बत को बेच देते हैं, जो किराए पे मुयस्सर होते हैं ऐसे लोगों को कि साजिशों के लिए दस्तयाब होते हैं चंद पैसों के लिए, चंद मुफादात के लिए। किस लफ्ज का मैं इस्तेमाल करूं? अच्छा बिगड़ साहब आगे चलते हैं। अफगान अमन अमल से सबसे ज्यादा खतरा आपको क्या लगता है किसको है? जी मैं आवाज आपकी नहीं आई। जी जी प्लीज आप अपना पहले जवाब दीजिए, मैं साथ ही मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि अफगान अमन अमल से सबसे ज्यादा खतरा किसको है ब्रिगेडियर साहब? अमन से देखिए ना, खतरा किसको है? मतलब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें हमने किस किस किस्म की कामयाबियां हासिल की, और वो कामयाबियां ये है कि आज आप तमाम चीज़ों के ऊपर जब कंट्रोल कर चुके हैं, तो अगर इस खित्ते में अमन आ जाएगा तो उस अमन का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, उस अमन का फ़ायदा अफ़गानिस्तान को भी होगा। और दोनों मुल्कों का जो अमन है वो एक दूसरे से को रिलेट करता है। लेकिन आज भी नॉर्थ वजीरिस्तान में आप जाएं तो वहाँ पे जो छोटी सी पॉकेट है उसके अंदर जहाँ पे ये इसके PTN के लोग हैं, सिर्फ वो पॉकेट है जहाँ पे अफगानी दहशतगर्द जो है वो इनके लोगों के साथ मिलके वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और कॉमन आदमी के लिए मसला पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर वहाँ पे अमन आ जाता है तो ये चूरन ये बेचते हैं जो इनको बाहर की एजेंसीज ने बताया है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब दुख उस बात का है कि ये जानते हुए कि ये लोग दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको सपोर्ट करती है। जैसे बिलावल भुट्टो को पता नहीं है उसको कि मोहसिन दावड़ किसके लिए काम कर रहा है। तो अगर देखिए ना, ये मतलब है अगर आप वतन आपकी माँ है और अगर आपकी माँ को कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, अगर अपनी माँ के खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो फिजा सबकी साझी साजिश हुई ना। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी इतनी हो गई जितनी मेरी या आपकी या किसी और। तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि आप जमहूरियत को जो बेच रहे हैं और जमहूरियत के नाम पे जो आप तमाशा खड़ा करते हैं इस किस्म के लोगों को मिलके, उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान की सॉलिडरिटी को पहुंचता है, पाकिस्तान की सालमियत को पहुंचता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। आगे के लिए मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का राब्ता, क्या नवाज शरीफ साहब ने खामोशी तोड़ दी या फिर मौलाना साहब को एक बार फिर झूठी तसल्ली दी? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब का राब्ता, यानी दो बड़ी शख्सियात का राब्ता, क्या चाहते हैं नवाज शरीफ साहब? मौलाना साहब के कंधे पर रख के बंदूक तो नहीं चलाना चाहते? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें एक्यूरेट तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये कल की डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसकी रीज़न ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान से गए हैं लंदन, पहली मरतबा उनकी किसी भी सियासी एक्टिविटी की खबर आई है। लेकिन एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये खबर किस वक्त आई, नवाज शरीफ साहब ने कब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया। कल हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने और लंदन से वापस ना आने पर सवालात उठाए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनका नाम कैसे ECL से निकाला गया, हमें तो बताया नहीं गया। और कल के अगर हम रिमार्क्स देख लें और कल का हम तहरीरी ऑर्डर देख लें तो उससे लगता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा फैसला आ सकता है कि जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान आज खुद वापस आना पड़ेगा। और अगर वो खुद नहीं आएंगे तो हुकूमत को ऑर्डर दिया जा सकता है, हुक्म दिया जा सकता है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इक़दाम करें। ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करना, और ये भी जहन में रखें
कि मौलाना फजल रहमान साहब इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था तो उस वक्त भी सबब जो बने थे वो मौलाना फजल रहमान बने थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने आकर धरना दिया, उन्होंने आकर दबाव बढ़ाया, और फिर बाबर रवान साहब कह चुके हैं कि दोनों पार्टीज़ ने इनडायरेक्ट NRO लिया और नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान की वजह से बाहर गए। अब इसकी और भी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ने 3 रोज़ पहले एक मीटिंग में आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग को टारगेट किया और कहा कि हम जब भी इनको मजबूत करते हैं ये जाके और डील कर लेते हैं, ये जाकर NRO ले लेते हैं, ये जाकर समझौता कर लेते हैं ये। और फिर फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि नून लीग सहूलतकार है, वो तो खैर दोनों को कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को। ये भी नवाज शरीफ साहब को लगा कि शायद हम अकेले रह जाएंगे और अपोजिशन का इत्तेहाद नया बन जाएगा जो माइनस नून लीग होगा, ये भी एक वजह हो सकती है। और तीसरी एक वजह यह भी है कि आपने मरियम सफदर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि उन्होंने ये कहा था कि अपोजिशन की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। उन्होंने अपने चचा का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ का हुक्म यह है कि APC की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। और आप दिलचस्प सूरत हाल ये देखें कि अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टीज़, सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की नून लीग है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, दोनों पार्टीज़ की क़यादत कौन करेगा, कप्तान कौन है, मौलाना फजल रहमान। यानी आप दिलचस्प बात ये देखें कि मैच होना है और कप्तान वो होगा जो ग्राउंड में दाखिल ही नहीं हो सकता, जिसका टीम में नाम ही नहीं है, जो ग्राउंड में आ ही नहीं सकता, जो तमाशाइयों में बैठेगा, ठीक है, जो है वो जहाँ खिलाड़ी बैठे होते हैं जो जिन्होंने आना होता है खेलने के लिए या आउट होने के बाद जाते हैं, वो वहां पर बैठे होते हैं। तो फिर मैच किस लेवल का होगा इसका अंदाजा यहीं से लगा लें सिद्दीक। जी आप कुछ कह रही जी सिद्दीक, मैंने कहा मैच का फिर क्या लेवल होगा, क्या म्यार होगा, यहीं से अंदाजा लगा लेना आप। जी बिल्कुल, और इससे पता भी चलता है कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो कितने तगड़े हैं और कितने बासलाहियत हैं माशाल्लाह, कि उनको उनकी कप्तानी उस शख्स के हाथ में दी गई है जो कि टीम में शामिल ही नहीं है, 13वें खिलाड़ी के तौर पे भी नहीं है। चलो 13वें खिलाड़ी के तौर पे रखा जाता है कि अगर इन 11-12 में से कोई जख्मी हो जाएगा तो 13वें खिलाड़ी को ले आएंगे खिलाने के लिए, वो 13वें खिलाड़ी के तौर पर भी उनका नाम नहीं है। तो अब ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हो कि मौलाना साहब को राज़ी करें, क्योंकि एक तरह से नून लीग के बहुत सारे मामला जो है वो मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। मरियम सफदर साहबा का जो कैंप है वो सारा मौलाना फजल रहमान के करीब है, वो शहबाज शरीफ के करीब नहीं है। ये एक अंदरूनी जो लड़ाई है नून लीग की, उसका भी एक हो सकता है कि मरियम साहबा ने कायल किया नवाज शरीफ साहब को कि आप मौलाना साहब के साथ रब्ता करें। मौलाना साहब नाराज़ हो गए हैं और उनकी मुस्तकिल नाराज़गी हमारे लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि किसी भी मौके पर हमें दोबारा उनकी जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो खुद कुछ कर सकें या ना कर सकें, बाकियों के वो बड़े काम आ जाते हैं। जब वो बंदे शंदे लेके आते हैं, एहतजाज करते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, तो किसी न किसी का काम निकल आता है। और आपको ये भी याद होगा जब मौलाना साहब ने आकर धरना दिया था तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़रा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मौलाना साहब जो धरना लेकर आए हैं इसकी जो फंडिंग की गई है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से की गई है, वो नून लीग की जानिब से की गई है, और उसका फ़ायदा भी हुआ नून लीग को। फंडिंग की है या नहीं की, लेकिन फ़ायदा तो हुआ ना कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। और अब अच्छा, फायदे से मुझे याद है सदीक, आखिरी 2 मिनट है, जरा मुझे बताइएगा अब मौलाना साहब के एहतजाज से अब नवाज शरीफ साहब का कितना बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सियासत में फायदा नुकसान बहुत देखा जाता है, अवाम का नुकसान शायद देखा जाता है, अफसोस के साथ कहूँगी कि फायदा तो अवाम को कभी दिया नहीं, अपना जाती फायदा बहुत देखा जाता है। देखें फ़ायदा हो सकता है नून लीग को, फ़ायदा कैसे हो सकता है, फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर मौलाना साहब दोबारा नवाज शरीफ साहब के कहने पर एहतजाज शुरू कर देते हैं तो सबकी तवज्जो हो जाएगी मौलाना साहब की तरफ। यहाँ पर तो कश्मीर जैसे इशू से तवज्जो हट गई थी जब मौलाना साहब का धरना हुआ था, ये तो फिर भी मियाँ नवाज शरीफ हैं, फ़र्द वाहिद हैं। तो बात यह है कि अगर मौलाना साहब एहतजाज करते हैं, और दूसरा इसके 2 पहलू हैं, एक तो ये होगा कि मीडिया की, आवाम की, सब की नज़रें जो हैं वो मौलाना साहब पर लग जाएंगी, नवाज शरीफ साहब जो है उनसे तवज्जो हट जाएगी। दूसरा ये भी होगा कि जब कोई एहतजाज हो रहा होता है, कोई एक कुव्वत एहतजाज कर रही होती है, दबाव बढ़ा रही होती है, तो बहुत सारे हमारे जो कंसर्न इदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है, उनकी तवज्जो भी उस तरफ हो जाती है, दूसरी तरफ से तवज्जो उनकी हट जाती है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब का ये टेलीफोन कॉल खुफिया कॉल हो, कोई खुफिया प्लान वो बना रहे हों कि क्या करना है आगे। और ये क्योंकि ये खबर JUIF की जानिब से आई है, नून लीग की जानिब से नहीं आई, नून लीग ने तो इसको बताया ही नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने कॉल की है। और ये या एक टेस्टर के तौर पर हो कि नवाज शरीफ साहब ने कॉल की हो और वो रद्द-ए-अमल चेक कर रहे हो बहुत सारे लोगों का, इदारों का, कि उनका रद्द-ए-अमल इस पर क्या आता है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए थे वो ये कह कर गए थे कुछ लोगों को कि वो बाहर जाकर खामोश रहेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। तो ये 270 रोज़ बाद
पहली बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है नवाज शरीफ साहब की, और उनका पैगाम जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए वाज़ेह है कि अगर मुझे वापस लाने के लिए कोई अहकामात जारी किए गए, कोई कार्रवाई शुरू की गई, तो फिर मैं अपने भाई मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत हासिल करूँगा, उनको मैं जो है वो मोटिवेट करूँगा, वो दोबारा शायद सड़कों पर हों और मुल्क के अंदर फिर अनारकी होगी, अदम इस्तेकाम होगा और फिर एक माहौल ख़राब होगा। और क्योंकि एक और चीज़ ये भी देखें कि चाइना के सदीक जाते जाते चले ये तो जरा बता देना, मेरी बात सुने, चले कोई मौलाना साहब को काम तो मिलेगा ना, चले बिजी होंगे, मसरूफ होंगे, कुछ तो करेंगे ना बेचारे, इतनी देर से फारिग हैं। आपका लास्ट कमेंट। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वेली ना बैग कुछ कर दी रहे, खाली भांडा भर दी रहे, तो कुछ ना कुछ करते ही रहे चले। और खाली ज़हन वैसे भी शैतान का घर होता है, कुछ करेंगे तो शायद इनको सुकून आ जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।